Good morning, class 8 students. Today we are going to start chapter number 1 of geography, and we earlier in previous classes completed chapter number 1 and 2 of history. Make a good revision of both of two chapters. Now we start the geography chapter number 1 and later on civics chapter number 1. ये उन सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ ये बात को कि जिन लोगों ने अपना वर्क डन इससे पहले नहीं किया है या फिर जिन लोगों ने इससे पहले क्लास नहीं ली है, दोनों ही लोगों के लिए ये दोबारा से मौका है कि आप जो रिवीज़न हो रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके जो टेस्ट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो इन्हीं सारे चैप्टर्स में से ही आएगा। मैं अगर PD1 के ऑनलाइन टेस्ट की बात करूं बेटा, तो अब उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। पेपर पैटर्न जो है वो बदल दिया है। पहले आपको ऑप्शन नहीं मिलते थे मल्टीपल, वो अब मिलेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। 1 2 3 4 ऑप्शन टाइप से होंगे। जो आंसर आपका राइट होगा आपको उस पर टिक करना होगा या क्लिक करना होगा ऑनलाइन जो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है मल्टीपल चॉइस। इससे पहले आपके पास मल्टीपल चॉइस नहीं थे, क्योंकि ऑफलाइन रिटन मोड में टेस्ट होता तो वो आपके लिए 1 लाइन सेंटेंस वाले या फिर 1 वर्ड वाले जो मैंने इससे पहले समझाया था वैसे क्वेश्चन होते, बट अब वो नहीं है। अब मल्टीपल चॉइस ही होंगे। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। सिलेबस बेटा आपका सेम है, सिलेबस वही है जो पहले था। ठीक, तो सिलेबस क्या है मैं दोबारा से बता दूं। हिस्ट्री में चैप्टर 1 और 2 आएगा, ज्योग्राफी में चैप्टर 1 आएगा, सिविक्स में चैप्टर 1 आएगा। कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं कि बेटा आप रीड चैप्टर्स, रीड बुक्स। आप इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि मैं जो रिवीजन भी करवा रहा हूँ, चाहे उसकी बात हो या चैप्टर्स की बात हो, आप रीड ज़रूर करें। मैं कोई भी चीज़ अंडरलाइन करवाता हूँ, मैं किसी चीज़ को अच्छे से समझाता हूँ, उन चीज़ों को अच्छे से समझें। साइड से जो बॉक्सेस होते हैं उनमें जो वर्ड दिए होते हैं, चीज़ें दी होती हैं, आपको वो भी तैयार करनी है अच्छे से। आप किसी भी चीज़ पे कंफ्यूज ना हो, आप बेझिझक अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई बात होती है तो आप मुझसे पूछ लिया करो, आप फ्री हैं कॉल और मैसेज करने के लिए। बट आप ये नहीं कहेंगे कि सर ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि आप क्लास नहीं लोगे बेटा तो फिर वो मेरा लॉस नहीं है, आपका लॉस सबसे ज़्यादा है। हम तो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा दें। ओके, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रीड चैप्टर्स करते रहें, और मैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है, वो एक बार दोबारा से इस चीज़ को करें। नोटबुक बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें लिखें। मैं कोई भी चीज़ अंडरलाइन करवा रहा होता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि वो क्वेश्चन है, तो आप वो सब चीज़ें नोट डाउन कर लिया करें। ओके, यस। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ये पैराग्राफ हैं, ये छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, ठीक, इन पैराग्राफ से ही आपके क्वेश्चन होंगे टेस्ट में, इन्हीं से ही आएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये ग्लॉसरी होगी, यहाँ से भी आएंगे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। जो मैं बताता हूँ उस पर नज़र डालिए। तो चैप्टर का नेम है बेटा रिसोर्सेज। लेट्स स्टार्ट। आप देखते हैं अपने आसपास, चाहे वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, सब में एक चीज़ कॉमन क्या है, वो सभी यूज्ड की गई हैं आपके ज़रिए, और सो दे हैव यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स। ठीक है, तो यूटिलिटी, अब जैसे मान लीजिए कि यूटिलिटी पूछ लिया, तो यूटिलिटी इट इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी चीज़ को यूज़ कर लेना, यूटिलिटी कर लेना, उस चीज़ के सब्सटेंस को या उस ऑब्जेक्ट को एज अ रिसोर्स मान लेना होता है, क्योंकि वो रिसोर्स है, साधन है आपका जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूटिलिटी में आ गया। तो कहने का मतलब है ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार किया कीजिए, इनको आप लिखा कीजिए, राइट किया करो आप अपनी नोटबुक में। राइट नोट्स, ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं जो हम आपको बताते हैं लाइन वाइज, इनको आप तैयार किया कीजिए। ओके, तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी को और यूजेबिलिटी भी कह सकते हैं, यूजेबिलिटी को यूटिलिटी भी कह सकते हैं। और 1 लाइन में अगर क्वेश्चन कहना हो तो क्या? यूटिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स।
तो यूटिलिटी का मतलब यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी का मतलब यूटिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। ओके, देखिए अब हाउ डज मेक बिकम अ रिसोर्स, कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, वो ऊपर जो एक कहानी थी ना छोटी, उसके बारे में कह रहा है। तो अम्मा उसको कहती है कि ऑल रिसोर्सेज हैज़ सम वैल्यू सेड अम्मा, और वो यूटिलिटी के बारे में बताती है, यूटिलिटी की अपनी एक वैल्यू होती है। तो अब वैल्यू का मतलब, वैल्यू मीन्स वर्थ, अब ये वैल्यू का मीनिंग है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी आप राइट डाउन किया करें, आप जाना करें, आप लिखा करें उनको नोट्स बना के। वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कई सारे रिसोर्सेज की जो हमारे साधन है, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, कोई भी चीज़, ड्रेस, मोबाइल फ़ोन, टीवी, गाड़ी, कुछ भी, वो सारे के सारे रिसोर्स ही कहलाते हैं बेटा, साधन आपके। उनमें बहुत से लोगों की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसे से उनकी कीमत होती है। कुछ चीज़ों की पैसे से कीमत गिरती चली जाती है, कुछ चीज़ों की पैसे से बढ़ जाती है। जैसे ज़मीन, सोना, इन चीज़ों की बात करें तो ज़मीन, इनकी कीमत बढ़ती है, और जो कपड़े ले आइए, गाड़ी ले आइए, या फिर मोबाइल ले आइए, इनकी कीमत दिनों दिन घटती है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अब एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें और एक मेटल की बात करें, एक मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, लैंडस्केप मतलब एक सुंदर नज़ारा हो। वैल्यू में नोट का मतलब दो तरीके से है। एक तो उसकी कीमत आप लगा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत यूटिलिटी वाली चीज़ है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेफली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जैसे ग्लॉसरी में वर्ड आया पेटेंट, पेटेंट समझते हैं आप, ये एक तरह का एक्सक्लूसिव राइट होता है किसी आइडिया और इन्वेंशन पे। जैसे मान लीजिए आज मैं एक मशीन की खोज करता हूँ, तो मुझे वो चीज़ पेटेंट करानी होगी ताकि वो चीज़ सिर्फ मैं ही बना सकूँ, कोई दूसरा ना बना सके। पेटेंट करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के। और आपके अंदर भी कुछ ऐसा इन्वेंशन या कुछ ऐसा आइडिया है जिसको लेके आपको लगता है ये बहुत अलग है, तो आप उसका पेटेंट कराएं, ठीक, ताकि उसकी कोई दूसरी नकल करके यूज़ ना कर सके। जिससे आप देखते हैं बाद में बहुत फ्रॉड केस निकलते हैं और लोग एक दूसरे की चीज़ों को नकल करके यूज़ कर लेते हैं, वो उस तरह के केस ना हो। तो कई रिसोर्स इकोनॉमिक वैल्यूबल होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे घर पे जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो आज उनकी कमर्शियल वैल्यू है। मतलब होम रेमेडी का मतलब है घर पे आप खान पान की चीज़ बनाएं, सुरक्षा वाली चीज़ें हैं, साफ़ सफाई की चीज़ रखें। आज आप देखते हैं उनका एक बड़ा सा कारोबार बन गया है। मास्टर शेफ़ होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, और वही सारी चीज़ें आप घर पे भी खाते। तब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज उनकी टाइम से वैल्यू ज़्यादा हो गई। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय मीडियम फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। और वही आपकी दादी माँ के नुस्खे अगर पेटेंट करा दिए जाएं और बेचने, एक मेडिकल फर्म, या मेडिकल फर्म मतलब नुस्खों से है, और खाने पीने की जो रेसिपी है अगर वो चलाएं, एक रेस्टोरेंट चेन खोलें जहाँ आपके पास कुछ स्पेशल मिलता है, तो वो चीज़ें आप पेटेंट कराएं तो आप इकोनॉमिकली वैल्यूबल बना सकते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ें भी होती हैं। ये देखिए टेक्नोलॉजी ग्लॉसरी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी क्या होती है? एक तरह का एप्लीकेशन है जो लेटेस्ट नॉलेज को और स्किल को, स्किल मतलब होता है किसी चीज़ में बेटा कुशलता हासिल करना, उस चीज़ को बढ़ावा चीज़ जो देती है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। चाहे आप इंजीनियर्स को देख लो, डॉक्टर्स को देख लो, वो स्किल्ड है, वो भी कहीं ना कहीं मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे स्किल कहते हैं, सीखा हुआ पर्सन। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। समय से और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही आप किसी सब्सटेंस को, किसी चीज़ को रिसोर्स में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों ही चीज़ें आपकी लोगों की ज़रूरत से जुड़ी हैं। एक टाइम पे जो वेस्ट होता था ना आपका मटेरियल वेस्ट, चाहे डस्ट कूड़ा करकट घर का हो या ई वेस्ट हो, ई वेस्ट मतलब बिजली के सामान, कंप्यूटर वगैरह इस चीज़ों के, वो हम लोग वेस्ट समझते थे और उसको फेंक दिया करते थे। लेकिन आपको पता है इसी वेस्ट से बहुत सारे लोग मिलियंस ऑफ रुपए कमाने लगे, उन्होंने वेस्ट से बहुत कुछ खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है टाइम है और टेक्नोलॉजी है तो आप किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, और लोग खुद अपने आप में रिसोर्स हैं, क्योंकि इंसान नहीं होगा तो घर कैसे बनेगा, रोड कैसे बनेंगे, खाना कैसे बनेगा, पढ़ाएगा कौन, खेलेगा कौन, गाड़ियाँ कौन चलाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये इंसान के आइडिया होती हैं, उसकी नॉलेज होती है, उसके आविष्कार होते हैं, जिसकी वजह से वो मोर एंड मोर रिसोर्सेज को क्रिएट करता रहता है। ईच डिस्कवरी इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स,
और हर एक डिस्कवरी जो होती है, खोज होती है, वो और लोगों को कुछ ना कुछ खोजने के लिए प्रेरित करती है। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processing, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. जब इंसान ने फायर की खोज की तो उसको प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग आने लग गई। कहा ना, एक इन्वेंशन होता है तो दूसरी चीज़ अपने आप वो रेडी होने लगती है। तो जब उसने फायर को किया तो प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग आ गई, और उसके बाद जब देखा कि इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गया, पहिए का आविष्कार हो गया, तो आप देखते हैं कि जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनमें बहुत डेवलपमेंट हो गया, अल्टीमेटली हो गया बहुत बड़े पैमाने पे। गाड़ियों के पहिए हों, चाहे रेलगाड़ी के हों, हवाई जहाज़ में हों या साइकिल हो, कुछ भी हो, वो गोल गोल चीज़ जो इस तरह से गोल गोल घूम के किसी टाइम पे हज़ारों लाखों साल पहले इंसान ने वो चीज़ देखी, समझी, उसको फिर अपने न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया। The technology to create hydroelectricity had turned energy in the fast flowing water into an important resources. टेक्नोलॉजी ही है जिसके ज़रिए आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, वाटर को ऊपर से बहुत तेज़ी से गिरा के, और वो आपके रिसोर्स में भी काम आता है। आप नहरें भी बना सकते हैं, है ना, आप बिजली के खंभे भी दूर दूर तक घरों तक पहुंचा सकते हैं, आप वहाँ एम्यूज़मेंट पार्क बना सकते हैं, झील बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती चली गई। अब यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी ऐसे ही आ जाता है, बट राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल फॉर्म में जो होते हैं, मतलब फॉर्म में होते हैं जो पहले से ही दिए हुए हैं नेचर में। ह्यूमन मेड होते हैं जो इंसान ने बनाए हैं, और ह्यूमन खुद भी तो रिसोर्स है। ह्यूमन जो बनाएगा वो तो बनाएगा ह्यूमन ही ना, तो ह्यूमन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सारे रिसोर्स को यूज़ करने वाला, बनाने वाला है, वो भी इंसान है धरती पे नेचुरल के बाद, तो ह्यूमन हमेशा अल्टीमेट रिसोर्स कहा जाएगा। अब हम नेचुरल रिसोर्स की जैसे बात करें, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कितनी सिंपल डेफिनेशन है ना, और कितना अच्छा आंसर है इसका। आप ये चीज़ देखें तो अगर क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तो आप कह सकते हैं इतना। नेचुरल रिसोर्स की बात आए क्वेश्चन में तो उसका आंसर कहाँ से है, उसका आंसर ये है, देखिए, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो सिर्फ और सिर्फ नेचर में ही हम लोग यूज़ करते हैं, नेचर में अपने फॉर्म में है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन, हमने उनमें कुछ ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ बदलाव नहीं किया, वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। पेड़ पौधे, जंगल, पानी, ये सारी की सारी चीज़ें। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स और सॉइल, मिनरल्स, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं कई ग्रुप्स में, जैसे कि उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, यूज़ पे, ओरिजिन पे, स्टॉक पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल और पोटेंशियल की डेफिनेशन ना बड़ी इजी है, ये भी क्वेश्चन ही होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ना व्हाट इज़ एक्चुअल रिसोर्सेज, और क्वेश्चन आ सकता है ना व्हाट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो नीचे उसके आंसर हैं, देखिए क्या है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, और पोटेंशियल ये है कि जिनकी नॉट नोन है। बहुत कॉमन डिफरेंस है दोनों ही चीज़ों में, आप इसको पढ़ें और इसको पढ़ें। पोटेंशियल में दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, हमें पता ही नहीं है कि उनकी क्वांटिटी कितनी, और एक्चुअल रिसोर्स में वो सारे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, और वो हमें पता है कब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, आप इस तरह की चीज़ों को आप समझ सकते हैं, जैसे कोयला है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, इनकी क्वांटिटी हमें पता है, तो वो एक्चुअल रिसोर्स होते हैं। कितना छोटा डिफरेंस है ना दोनों। और पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें, मे नॉट नोन, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और उनको हम बहुत बड़े पैमाने पे आज यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। अगर जैसे उनकी आप बात करोगे, क्योंकि ये रिसोर्स जो है फ्यूचर में बहुत तेज़ी से यूज़ होने वाले हैं, जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का इस टाइम है वो उतना एडवांस नहीं बना पा रहा है ताकि इनको हम ईज़िली यूटिलाइज़ कर सकें। आने वाले टाइम पे और अच्छी मशीनें, टेक्निक्स आएंगी जिनके ज़रिए हम इन एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे। जैसे यूरेनियम है, वो हाई पोटेंशियल चीज़ है, बट वो फ्यूचर में और तरीके से यूज होगी। हाई स्पीड विंड की बात करें तो हम उन हवाओं से भी क्या कहते हैं रिसोर्स पैदा कर सकते हैं, बट एक्चुअल बात ये कि उतने हम अच्छी मशीन्स को भी ला नहीं पाए। ठीक है, विंड मिल्स लग जाते हैं तो उससे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जैसे ये विंड मिल्स लगे हुए हैं,
अभी इनका लार्ज तौर पे जो यूज़ होगा वो आने वाले टाइम में यूज़ होगा और अच्छे से। देखिए, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन सोर्स कैन बी बायोटेक। बायोटेक ये आप 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ओरिजिन मतलब बायोटेक जो चीज़ें जीवित रूप में हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, इंसान है। अबायोटिक जैसे सॉइल है, वाटर है, इस तरह की चीज़ें। तो वो अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग। ये तो छोटा सा डिफरेंस है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जब दूसरी तरह से बात करते हैं ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उनमें कुछ रिन्यूएबल भी हैं जो वापस उन फॉर्म में आप ला सकते हैं, एक बार ख़त्म हो दोबारा मिल सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो कि आप दोबारा से उनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। देखिए, ग्लॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप हमेशा ध्यान रखें। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। तो स्टॉक उसी चीज़ का होगा जो चीज़ अवेलेबल होगी यूज़ करने के लिए, तो उसी की अमाउंट को स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन रिन्यूड और रेप्लेस्ड क्विकली। रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं या दोबारा से उनको पा सकते हैं बहुत आसानी से। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इनमें से बहुत सारे अनलिमिटेड हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे और ना ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ से उन पर असर पड़ेगा। अब जैसे बात करें सोलर की और विंड की, क्या हवा को इंसान कभी कम ज़्यादा वैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। सोलर को कर सकता है क्या? सूरज की रोशनी को नहीं कर सकता है। दोनों ही अनलिमिटेड हैं। ओके, तो ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं। अब जैसे नॉन रिन्यूएबल की बात करें, जो वापस नहीं हो सकते हैं या जो खर्च हो जाएंगे तो उसके बाद आप दोबारा से उनको नहीं ला सकते हैं, उनको होने में ही लाखों साल लग जाते हैं। आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। कितना इजी डेफिनेशंस हैं। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स, तो उनकी डेफिनेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। नॉन रिन्यूएबल में आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेस्ड। तो अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो हज़ारों साल का टाइम लेंगे। हज़ारों साल का टाइम लेने का मतलब है कि पूरा एक टाइम पीरियड का चला जाना। तो ये सारी चीज़ें सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के सामने नॉन रिन्यूएबल ही कही जाएंगी, क्योंकि ये ख़त्म होने के बाद बहुत टाइम लेती हैं। बट हवा और सूर्य को आप देखें तो वो आपको डेली के डेली ही मिलती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ, और ये बात सच है कि वो ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा है। ये इस तरह की चीज़ें हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए हैं, सिंपल सी बात है, हमने ब्रिज बनाए, रोड बनाए, मशीनरी बनाई, बिल्डिंग्स बनाए, व्हीकल्स बनाया, इन सबको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज करते हैं। टेक्नोलॉजी भी जो है ह्यूमन मेड ही है, क्योंकि उसे इंसान ने बनाया है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको इतना वो नहीं लेना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स वही हैं, पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसी को कहते हैं जब हम अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर लेते हैं, पीपल के स्किल्स को बढ़ावा दे देते हैं ताकि वो मोर रिसोर्सफुल हो जाए, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसे कहते हैं। ये जो ब्लू कलर की जितनी भी हेडिंग्स होती हैं, इनकी डेफिनेशन तो बेटा यहीं पे छोटी छोटी लाइंस में आपको दी हुई होती है। ओके, तो कंजर्विंग रिसोर्स की बात करें, कंजर्व का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बचा के रखना। एक बार एक लड़की है, वो डरावना सपना देखती है, सब मर गए हैं, सूख गया है और सारे पेड़ ख़त्म हो गए हैं। तो फिर वो डर के भाग जाती, मतलब जग जाती है, फिर वो अपनी अम्मा से पूछती है, फिर वो कई सारी बातें बताती हैं। ग्लॉसरी में बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई है। सस्टेनेबल मतलब जो बना रहे, सस्टेन मतलब जो बना रहे योग्य जो चीज़ें हैं, और डेवलपमेंट भी करें लेकिन वो चीज़ बनी भी रहे। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना कि उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए प्रेजेंट टाइम में, और टेक केयर फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ मिल सके, उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर भी आ गया। क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन? तो उसका आंसर यहाँ से है, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, अच्छे से यूज़ करना और उनको इस तरह से टाइम देना कि वो रिन्यूड भी हो जाए, वो सब रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चाहे आप ये वाली डेफिनेशन लिखें, चाहे आप ये वाली डेफिनेशन लिखें, दोनों ही आपकी करेक्ट हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे आप ये वाली लिखें, चाहे आप ये वाली लिखें, दोनों ही करेक्ट हैं। अब बैलेंस बनाना इस तरह से रिसोर्स को कि वो कंजर्व भी हो सकें फ्यूचर में और हम उनको यूज़ भी कर सकें, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं
और फिर ये बच्चों की इसमें छोटी छोटी सी कहानी है, और इस तरह से ही चैप्टर का यहाँ पे बेटा रिवीजन आपका फिनिश होता है। इसमें जो जितना भी चैप्टर के अंदर से चीज़ें दी हुई हैं उनको आप रीड करें, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं उनको राइट डाउन करें अपनी नोटबुक में। तो राइट इन नोटबुक में उन चीज़ों को राइट करें, रीड करें, चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करें, तो आप देखेंगे कि आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई और आप टेस्ट भी अच्छे से दे पाएंगे। सो दैट्स इट एंड फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।